मौका देख के चौका मारो, हिंदुओं को बचाओ और बांग्लादेश अपनाओ। इससे अच्छा मौका कभी हो ही नहीं सकता है। बांग्लादेश का सफाया करके भारत में मिलाकर भारत को अखंड राष्ट्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यह बहुत बड़ा मौका है। राम मंदिर को जब तक भारत राष्ट्रीय मंदिर घोषित नहीं करवा देता है और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को छोड़कर जब तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या से राष्ट्रीय मंदिर राम जन्मभूमि श्री राम लला सरकार के प्रांगण से राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराकर विश्व शांति का संदेश नहीं देता है, तब तक हिंदुओं का यह संघर्ष कदापि भी विराम नहीं लेगा। मोहित खान पे आरोप लगता है 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का, बहुत ही घिनौना आरोप है। इस प्रकार से तमाम चीजों पे बात आ रही है ना, यह सीधे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि कहीं अवधेश पासी साहब भी इसमें इन्वॉल्व ना हो। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। हमारे साथ दिवाकराचार्य महाराज जी है जो अयोध्या से चलकर दिल्ली इस वक्त आए हैं और महाराज जी के साथ आज हमारा जो आमना सामना हो रहा है, इस वक्त जो भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और चुन चुन कर जितने भी अल्पसंख्यक बांग्लादेश में खासकर हिंदू जो अब गिने चुने कुछ ही प्रतिशत रह गए हैं और उनके ऊपर अत्याचार। सीए के तहत क्या भारत सरकार को उन सभी अल्पसंख्यकों को शरण नहीं देना चाहिए भारत में जिनके ऊपर वहां हमला हो रहा है? जब उनके प्रधानमंत्री शेख हसीना को हम भारत में शरण दे सकते हैं, तो अपने उन हिंदू भाइयों बहनों को क्यों नहीं शरण दे सकते? मौका देख के चौका मारो, हिंदुओं को बचाओ और बांग्लादेश अपनाओ। इससे अच्छा मौका कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे हिंदू भाइयों के हितार्थ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूं और अपनी राष्ट्रपति महोदया जी से, देश के समस्त सुरक्षा एजेंसियों से कि बांग्लादेश के जिहादी आतंकवादी टेररिस्ट की इतनी औकात हो गई है कि वो हमारे हिंदू भाइयों के इस प्रकार हमला करेंगे और उनके घरों में उनको जलाने का काम करेंगे, उनके घरों को जलाएंगे। भारत को चाहिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को चाहिए कि उन बांग्लादेशियों के ऊपर हमला करे, हिंदुओं को सुरक्षित भारत में पहुंचाए तथा बांग्लादेश का सफाया करके भारत में मिलाकर भारत को अखंड राष्ट्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यह बहुत बड़ा मौका है। लोहा गर्म है, भारत को चोट कर देना चाहिए अखंड भारत बनाने के। बिल्कुल चोट करना चाहिए। यदि कोई जिहादी अपने ही देश में हिंदुओं को असुरक्षित कर रहा है तो भारत इतना मजबूत होकर कब काम में आएगा, जो बांग्लादेश में ही अपने हिंदुओं को सुरक्षित करके बांग्लादेश को सुरक्षित नहीं कर सकता। बांग्लादेश भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक अभिन्न भूभाग है। भारत को बांग्लादेश को मिलाना चाहिए, भारत को अब आगे आना चाहिए और बांग्लादेश में जिस प्रकार की मानसिकता फल फूल पल्लवित हो रही है उसको वहीं दमीदोज कर देना चाहिए, उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए। ऐसी आतंकवादी मानसिकता को जो आंदोलन के नाम पर इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हो कि वहां का लोकतंत्र ध्वस्त कर दिया आपने, वहां के संविधान की धज्जी उड़ा दी, वहां की कोर्ट कचहरी की ऐसी की तैसी कर दी, वहां के शासन प्रशासन की ऐसी की तैसी कर दी, वहां के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर लेकर भारत की शरणागत हुई हैं, तो अब भारत कब काम करेगा? जब वहां की जो प्रधानमंत्री हैं वह भी भारत के साथ हैं, वो भी आपके साथ बैठे हैं, तो मैं मांग करता हूं कि बांग्लादेश को अब भारत में मिलाने का समय आ गया है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको सुरक्षित करने का यह अच्छा मौका है। उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऑल आइज ऑन रफाह तो कहते हैं? हमास आतंकी संगठन पे कार्रवाई होता है फिलिस्तीन में, उस पर उनका रोना आ जाता है सामने, लेकिन पड़ोसी देश में हिंदू वहां तड़प रहा है, रो रहा है, लेकिन अब तक एक शब्द मजाल जो कोई सेलिब्रिटीज कुछ बोल दे। जो बिना धर्म परिवर्तन के ही जो धर्म परिवर्तित हो गए हों, ऐसे लोगों से कहना व्यर्थ है। वो फिल्मों में एक्टिंग कर सकते हैं, 500 लोगों को मार सकते हैं, बहुत धार्मिक हो सकते हैं, धर्म की जो निचली पर होती है उस पर जा सकते हैं, धर्म पे बहुत श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सकते हैं। वो रोल है, एक्टिंग है, कर सकते हैं। उनका क्या वजूद और क्या औकात है? वो तो नचनीय हैं और नचनीय क्या बताएंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या देश को समझाएंगे? बिल्कुल आज ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं को नहीं सुनते, राष्ट्रभक्तों को नहीं सुनते। मैं दिल्ली में बैठा हूं और दिल्ली दिल की धड़कन कही जाती है, जो पूरे देश के धड़कन में धड़कती है, और आप सभी लोगों के माध्यम से कितने राष्ट्रभक्त इसी माइक पर आकर चिल्लाते हैं। ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाना चाहिए जो इस राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कितने लोगों से लड़ते हैं,
कि कितनी आतंकवाद से लड़ते हैं, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। लोगों को आपसे शिक्षा लेना चाहिए। ये नचनिए क्या देश के हित में बात करेंगे, देश के मुद्दे पर बात करेंगे। जो पैसे लेके नाचते हैं, पैसे लेके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर ये इनको पैसे दिए जाएं तो ये अर्धनग्न हो जाएंगे, इनको पैसे दिए जाएं तो पूरे कपड़े पहन के राजा महाराजा बन के फिल्म बना लेंगे। इनका मेरी दृष्टि में कोई वजूद नहीं है। भारत अब स्वयं में संभलने की स्थिति को समझे और इन तमाम विभत्स जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे शिक्षाप्रद हो और शिक्षाप्रद होके आगे बढ़े भारत। आज भारत में जो विशेष समुदाय को विशेष दर्जे दिए गए हैं, दोयम दर्जे की राजनीति की गई है, वो खत्म कराने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब वो समय है कि अब भारत जो स्थिति वहाँ दिख रही है बांग्लादेश में, यहाँ भी दिखेगा। सीए, एनआरसी, वक्फ बोर्ड, इन सबको अब हिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनना अयोध्या में, क्या मांग करते हैं राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाए राम मंदिर? देखिए, राम मंदिर बनना एक ऐतिहासिक घटना है जो भूतो न भविष्यति, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ना। 22 जनवरी 2024 को वो हुआ है जो कभी किसी शास्त्रों में वर्णित नहीं था ना, जो कहीं कभी लिखा नहीं गया था ना। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वो काम किया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो भूतो न भविष्यति, जो भारत की अमित इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो चुका है। और चूंकि जो 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष था ना, इससे हम न थके हैं न हारे हैं। राम मंदिर बनना ये अभी एक अर्धविराम है। राम मंदिर को जब तक भारत राष्ट्रीय मंदिर घोषित नहीं करवा देता है और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को छोड़कर, जब तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या से राष्ट्रीय मंदिर राम जन्मभूमि श्री राम लला सरकार के प्रांगण से राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराकर विश्व शांति का संदेश नहीं देता है, तब तक हिंदुओं का यह संघर्ष कदापि भी विराम नहीं लेगा। यह निरंतर जारी रहेगा। और मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति महोदया से कि जल्द से जल्द राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित करके और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अयोध्या के श्री राम लला सरकार के श्री राम जन्मभूमि राष्ट्रीय मंदिर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराकर विश्व शांति का मैसेज पूरे विश्व को दिया जाए। क्योंकि हमारे जो प्रभु श्री राम जी का पर्याय है ना, वो विश्व के जय जयकारों के साथ, विश्व शांति के शुभकामनाओं के साथ है। महाराज जी, आप अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से रिलेटेड जो है कोई सवाल न पूछे ऐसा हो नहीं सकता। बीते दिनों अयोध्या में महाराज जी हम सब देखते हैं किस तरीके से मौजूदा जो सांसद है अवधेश प्रसाद, जो भाजपा के सांसद को हरा कर वहाँ जीते हैं सांसद आए, और उनके करीबी की तरफ से एक घटना घटित हो जाती है। मोहित खान पे आरोप लगता है 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का, बहुत ही घिनौना आरोप है। बताया जाता है अवधेश पासी के करीबी हैं। समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी उनके बचाव में उतर पड़ी है। इस घटना को कैसे देखते हैं? अयोध्या के सांसद की पूरी भाग्य दुर्भाग्य में बदल गई जब उनके साथ में रहने वाले मोहित खान ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने 12 से 13 वर्ष की बच्ची की, जो दूध पीती दूध मुंही बच्ची थी, और उसके साथ गैंग रेप किया गया। ना सिर्फ एक दिन, ना सिर्फ 2 दिन, 90 दिनों तक किया गया। और उन लोगों ने किया जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे। वो मोहित खान जो समाजवादी पार्टी से नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद, पहली बार चुन के गए लोकसभा में, एक रिकॉर्ड उनके पास ये भी है। ऐसे बूढ़े नवनिर्वाचित सांसद अवधेश पासी के संरक्षण में ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। मैं जब समाजवादी पार्टी से अवधेश पासी साहब जीते थे तो मुझे लगता था कि कोई तो पुण्य प्रताप रहा होगा कि इतना काम करने वाला, राम मंदिर बनाने वाला, राम मंदिर में सहयोग देने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को वहां से उतारा वो हार गया और अवधेश पासी जीत गए। ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। पर क्या पता था कि वही जीता हुआ बूढ़ा सांसद और उसके संरक्षण में इस प्रकार से अपराध होंगे, अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे गैंग रेप होंगे। यह दुर्भाग्यजनक और बेभत्स स्थिति है। मैं मांग करता हूं कि अवधेश पासी साहब अब सांसद कहलाने के योग्य नहीं रहे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे नकारे सांसद की शायद आज अयोध्या को आवश्यकता ही नहीं है, जो ऐसे टेररिस्ट को पाल पोस के बड़ा करता है। कंधे पर हाथ रख के बैठते थे मोहित खान के, कंधे पर हाथ रख के। ये दुर्भाग्य लग नहीं रहा राम की नगरी अयोध्या का नाम ये लोग खराब कर रहे हैं? कंधे पे हाथ रखते, इस पे उनका बयान आता है कि जो हमारा जन्मदिन हुआ, दिन में 500 लोग मिलते हैं, तो इसी क्रम में वो भी हमसे मिल लिए।
तो कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश नहीं हो रही? अरे मोहित खान समाजवादी पार्टी का भदरसा से नगर अध्यक्ष है अयोध्या से। ये कौन, इससे कहां से आप बच पाओगे? पूरे सीधे कनेक्शन है आपका उससे। क्या लगता है, बाबा का बुलडोजर तो काम करना शुरू कर दिया, लेकिन और आगे कार्रवाई होगा और कुछ गंभीर कार्रवाई? बिल्कुल गंभीर कार्रवाई होगा। मैं मांग करता हूं कि न सिर्फ वेगरी ढहाई जाए बल्कि उसके संपूर्ण अपराध के साम्राज्य को ध्वस्त और तहस नहस कर दिया जाए। ऐसे अपराधियों को पालना पोसना पनपना ये समाज के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है, देश में महिला सुरक्षा के लिए हानिकारक है, संपूर्ण रूप से पूरे समाज के लिए हानिकारक है, घातक हैं, विस्फोटक हैं, ये आतंकवाद टेररिस्ट हैं। ये जो छोटी छोटी बच्चियों को असुरक्षित कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये संपूर्ण देश के लिए खतरा है, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए खतरा है। ऐसे आतंकवादियों का न सिर्फ जो है आतंक का साम्राज्य तहस नहस किया जाना चाहिए, इनके इनके पाप के कुकृत्यों पर बनाए गए बिल्डिंग्स को ढहा दिए जाने चाहिए, बल्कि 15 दिन के अंदर इनको फांसी पर लटका दिए जाने चाहिए। ये जीने के पात्र नहीं, ये जीवित रहने के पात्र नहीं, ये मात्र अपराधी हैं। और ऐसे अपराधियों को भारत में क्षमा करने का कोई विधा नहीं है। जहाँ महिलाओं की सुरक्षा में महाभारत हुए हो, रामायण जैसी पुस्तिका लिखी गई हो जिसमें माँ सीता को रावण ने छूने का प्रयास किया, तो संपूर्ण लंका को हमारे राजा रामचंद्र जी ने तहस नहस कर दिया, उसके संपूर्ण परिवार सहित उसको सुरलोक को पहुंचा दिया। तो इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे आतंकवादी मानसिकता को 15 दिन के अंदर फांसी पर लटकाने का काम किया जाए, अन्यथा इनकाउंटर करने का काम किया जाए। ऐसे आतंकवादी अयोध्या में कदापि भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और जिस अवधेश पासी ने इसको पाल पोस के बड़ा किया, निष्पक्षता पूर्वक जांच इस पर भी होनी चाहिए कि क्या अवधेश पासी का भी तो कहीं कनेक्शन नहीं मिल रहा है इससे। क्योंकि जिस प्रकार से तमाम चीज़ों पे बात आ रही है ना, यह सीधे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि कहीं अवधेश पासी साहब भी इसमें इन्वॉल्व ना हो। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल हमारा, अयोध्या का जिस तरीके से नतीजा आता है, पूरा देश जो है एक कुछ और ही उम्मीद लगाकर बैठा था, और संपूर्ण अलग अलग राज्यों से नतीजा भी मिला, बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट गए हैं, कई राज्यों ने क्लीन स्वीप करा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी को जिस राज्य से उम्मीद था वो था उत्तर प्रदेश, और बिल्कुल आधे से भी कम सीट उत्तर प्रदेश में। आखिर ऐसा क्या हो गया यूपी में, खासकर राम की नगरी फैजाबाद सीट? मैं अयोध्या नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं अयोध्या हार गए। मैं जब वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया, उस दौरान महाराज जी हमें पता लगा अयोध्या में बीजेपी जीती है। 5 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें से अयोध्या विधानसभा भाजपा जीती है। एक नैरेटिव जो बनाया गया अयोध्या हार गए, वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज जी, गुरु जी, हमने जो है, हम लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया है, हम लोगों ने गद्दारी नहीं की। तो फैजाबाद सीट हारने का कारण क्या रहा? उत्तर प्रदेश में सीटें गिरने का कारण क्या रहा? यह पूरे भारत के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति थी, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि एकमात्र लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यदि अयोध्या से जीतती तो संपूर्ण विरोधियों के परखच्चे उड़ा देती जय जय श्री राम के नारों से। अगर ये 540 सीटें जीत जाते, एक सीट मात्र अयोध्या जीतती, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, कभी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आज तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अब आप सोचेंगे क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, सभी के सभी एक साथ आकर लड़े। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने जीत दर्ज की, आज तक के राजनीतिक इतिहास में, न सिर्फ भारत में बल्कि राजनीतिक इतिहास में, संपूर्ण विश्व में, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये अपने आप में कभी कभी जो सोचा भी नहीं था ना, वैसा हुआ है। 303 सीटों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, ये विश्व में जो कीर्तिमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने रचा है ना, ये ऐसा कोई कभी कर ही नहीं सकता था कि आपके साथ में जितनी, पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक विरोधी पार्टियां एक साथ आकर लड़े, और वो भी वो राजनीतिक पार्टियां जिनके परिवार को ही ये समझा जाता था कि इनके परिवार में एक प्रधानमंत्री बनने वाला मशीन रखा हुआ है और उसको चरखे को चलाएंगे और उसमें से एक प्रधानमंत्री निकलेंगे, उनका नाम पप्पू होगा या गप्पू होगा या जो भी होगा, और उस मशीन से वो आगे आएंगे, बाहर निकलेंगे, उसके बाद सीधे निकल के जाएंगे प्रधानमंत्री हाउस में, पार्लियामेंट में बैठ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। एक ऐतिहासिक जीत जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दर्ज करने का काम किया है, निश्चित ही मैं यह स्वीकार करता हूं कि फैजाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, पर प्रभु श्री राम जी की इतनी बड़ी कृपा है कि वो पूरे देश में जीत के आए हैं, पूरे देश में। और सबसे बड़ी जीत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दर्ज की है, वो 2024 लोकसभा चुनाव में दर्ज है। वो 8500 का खटाखट वाला जो स्कीम था विपक्ष का, वो काम कर गया क्या? नहीं, हाँ।
8500 वाले स्कीम फेल हो गए पूरी तरीके से। इस बार इनकी जुमलेबाजी, इनकी ठगबाजी बिल्कुल भी नहीं चली और जिन लोगों ने इस उम्मीद में वोट दिए इनको ना, निश्चित ही वो धक्का खा गए। उनको गच्चा देने का काम कर दिया है इन जुमलेबाज नेताओं ने। और ये भैया ये हर बार गच्चा दे देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम लेके आते हैं, लुभावनी स्कीम। 8,000 रुपये, अरे कौन आप व्यक्तिगत किसी को भी कहोगे भैया मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा, आप मुझे वोट दो, तो एक दिन के लिए सोच के दे देते हैं बेचारे गरीब लोग। अब उनको क्या पता कि इन्होंने खटाखट कहा तो पीछे से चटाचट भी लगेगा। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा गच्चा इन्होंने न सिर्फ जनता को बल्कि स्वयं को भी देने का काम किया है। जो भी चुनाव अब होंगे ना, उसमें कहना नहीं पड़ेगा कि अब की बार 400। 2027 में फिर से पूरी दमखम के साथ अयोध्या में यूपी में योगी आदित्यनाथ वापस लौट रहे हैं या फिर कुछ परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है? बड़ी जीत दर्ज करेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धर्म सम्राट गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और वो आज उस पथ पर हैं जब गुजरात में कभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। साजिशें भी हो रही है योगी जी के खिलाफ यूपी में, बीते दिनों देखा गया। देखिए ऐसा है कि साजिशें होती रहेंगी, ये चलती रहेंगी, अनंत काल तक चलेंगी। और जो वीर होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, साजिशें उन्हीं के साथ होती हैं। जिनको कुछ करना ही धरना नहीं है, बैठे रहना 5 साल तक कुर्सी पे ऐसे ऐसे घुमाते रहना है, उनके साथ क्या ही साजिश होगी। वो लोग सिर्फ साजिश ही कर सकते हैं, बावजूद इसके कि ये विकास का रथ है, ये देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का रथ है, ये कदापि भी रुकने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी का एक रिकॉर्ड भी रहा है, जब से वो लोकसभा सदस्य रहे, उन्होंने 4 बार वो लोकसभा सदस्य रहे, कभी हारे ही नहीं। तो ये जो रिकॉर्ड है उनका, अब दूसरी बार वो लगातार मुख्यमंत्री हैं, 2 बार से तो नहीं हरा पाए ना, तीसरी बार, ये अपने आप में भी ये इतिहास, सबसे लंबा कार्यकाल है मुख्यमंत्री जी का अभी तक का। इन्होंने एक इतिहास रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो कायम किया है ना, ये तीसरी बार महा रिकॉर्ड की तरफ जाने वाला है। और ये जो अपने आप को बता रहे हैं ना 37 सीट जीत कर कि हम बहुत बड़े हो गए, डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं, कैसे हमारी जाति पूछ सकते हैं आप, कैसे जाति पूछ सकते हैं? अरे पूरे देश की जाति पूछ रहे हो आप, चिल्ला चिल्ला के पूरे देश की जाति पूछ रहे हो। आपकी जाति क्या पूछ लिया, पिनपिना गए हैं? एक जाति पूछने पर आप पिनपिना गए। और वास्तविकता तो यही है ना कि दादा बाबा कादरी, दीदी जीजा फादरी, और बेटा पूरे देश की पूछने चला है बिरादरी। पहले अपनी बता दो, फिर हम। जब खुद की पूछी गई तो बिलबिला गए, बिलबिला गए, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि भैया वही तो पूछ रहे हैं कि आप चलो, हम लोग तो ठीक है, यादव पाड़े कुर्मी कहार कुहार बढ़ई लोहार पासी कुछ में तो आएंगे ही, आप बताओ कि आप में किस में आओगे, बता ही नहीं पाओगे। पहले तो पोल आपका खुल जाएगा। अब मैंने तो शुरू से कहा है कि पहले आप अपना जातीय सर्टिफिकेट जारी करिए, आपका जो जाति है उसके आधार पर जो आपका सर्टिफिकेट बना हो वो आप पूरे देश को दिखाइए कि मैं इस जाति का हूँ, और देश माने उसको स्वीकार करे। उसके बाद जातीय जनगणना हम स्वीकार कर लेंगे। आइए हमारी जाति पूछ लीजिए। जाति हमारी निजी पहचान हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सिर्फ एक पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ हमारी एक पहचान है। माँ भारती के हम सपूत हैं और पूरे भारत और पूरे विश्व में हम सिर्फ एक पहचान के साथ जाने जाते हैं, हम हिंदू हैं। और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें इसमें कहीं कोई शर्म की बात नहीं है। और मैं पुनः दोहराता हूं, जाति हमारी निजी पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ हमारी एक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ हमारी एक पहचान है, हम हिंदू हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। और किसी को कहीं भी कभी भी कोई तकलीफ हो तो वो अपना पहले जाति बताए, अपना डीएनए जांच करवा ले, उसके बाद हिंदुओं के ऊपर आक्षेप करे। और जो अयोध्या में घटना घटित हुई है ना, वह विभत्स और दुर्भाग्यजनक घटना है। उसके लिए समाजवादी पार्टी को, जिस पीडीए के नाम पे इन्होंने वोट लिया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कोई पिछड़ा दलित आदिवासी शोषित वंचित नहीं है, ये जनसंख्या बढ़ाओ प्राधिकरण है, इनका खुला हुआ है। और जिस मोहित खान ने ना, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसने किया, और समाजवादी पार्टी का सीधे संबंध रखता है और उन्हीं के विकास के लिए कार्य करती है समाजवादी पार्टी। और उन्हीं दलितों के साथ, जिन दलितों ने इनको जिताने का काम किया था समाजवादी पार्टी को, उन्हीं के बहन बेटियों बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और उस पर भी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र मुलायम अखिलेश यादव जी, उनके सुपुत्र जी अखिलेश यादव जी डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने जिताया था, अब वो डीएनए जांच करवाएं अपनी। ये तो उन्होंने जो है वो उपहार दिया है उन गरीबों को, उन दलितों को, उन बेचारों को। उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उस दलित समाज के ऊपर आज क्या बीत रहा, आज पूरा देश देख रहा, पूरा प्रदेश देख